Hello dear student, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. सो अगर आप PGI MER डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है. ये वीडियो पेड सीरीज़ का सेकंड पार्ट है जिसका टॉपिक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव. तो इस वीडियो में हम असाधारण छुट्टी के बारे में बात करने वाले हैं. क्या होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव? इट इज़ the leave that shall be always without leave salary and may be granted when no other kind of leave is admissible. मतलब ये जो छुट्टी होती है ये बिना सैलरी के मिलती है, मतलब लीव विदाउट पे इसको बोल सकते हैं. और ये तब मिलती है जब कोई और छुट्टी आपकी किसी भी किस्म की ना बची हो ना देने योग्य हो. तो वहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, लीव विदाउट पे. ओके. Or when the other leave being admissible, the staff concerned has specifically applied in the writing for grant of EOL. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि स्टाफ के पास और किस्म की छुट्टियां अवेलेबल हैं, वो अवेल कर सकता है, लेकिन फिर भी वो लिखत में ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की अगर डिमांड करता है तो भी उसको ये लीव ग्रांट की जा सकती है. अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की. तो सेकंड पॉइंट में क्या है? द पीरियड ऑफ EOL मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव शैल नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट एक्सेप्ट व्हेन सच लीव इज ग्रांटेड ड्यू टू सिकनेस ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट. मतलब EOL के दौरान जो छुट्टी आपकी होती है, मतलब ये EOL, तो उसके दौरान जो भी टाइम पीरियड होता है उसका आपके इंक्रीमेंट में वो पीरियड काउंट नहीं होता. ओके. और कुछ ऐसे कारण होता है यहाँ पे EOL के दौरान भी आपका जो टाइम पीरियड होता है वो इंक्रीमेंट में काउंट हो सकता है. वो तब होता है जब क्या हो कि आपकी जो EOL है वो मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे हो. मतलब आपको मेडिकल सिकनेस है तो आपने EOL ले रखी है तो आपका वो पीरियड इंक्रीमेंट में काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ओके. या फिर आपने जो EOL ली है वो हायर स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए ली है तो भी आपका वो पीरियड इंक्रीमेंट के लिए माना जाएगा. इन केस ऑफ डाउट एज टू वेदर द EOL टेकन वॉज फॉर प्रोसिक्यूटिंग हायर स्टडीज और नॉट, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड शैल बी फाइनल. मतलब अगर ऐसा डाउट पैदा होता है कि कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉई ने EOL लिए हायर स्टडी के लिए, लेकिन वो हायर स्टडी उस टाइम पे नहीं करता, तो वहाँ पे जो बोर्ड का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा. एक्सेप्ट इन द केस ऑफ परमानेंट स्टाफ द ड्यूरेशन ऑफ EOL ऑन एनी वन ओकेजन शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग लिमिट. मतलब क्या है कि जब कोई एम्प्लॉई परमानेंट नहीं होता, मतलब परमानेंट एम्प्लॉई को छोड़कर जो बाकी एम्प्लॉइज होते हैं, तो उस केस में EOL एक बार में कितनी ली जा सकती है? तो उसमें पहली है 3 मंथ की ऑप्शन. पहली ऑप्शन है 3 मंथ. ठीक है, 3 मंथ के ज़्यादा आपको EOL नहीं मिल सकती अगर आप परमानेंट एम्प्लॉई नहीं है. दूसरा है 6 मंथ वे द स्टाफ हैज़ कंप्लीटेड 3 ईयर कॉन्टिन्यूस सर्विस. अगर कोई एम्प्लॉई 3 साल की सर्विस लगातार कर चुका है तो उसको 6 मंथ की EOL मिल सकती है. उसको 6 मंथ की अवेलेबिलिटी होती है EOL की. ठीक है, मतलब वो इजाज़त होती है उसको कि वो 6 महीने छुट्टी ले सकता है अगर 3 साल सर्विस कंटिन्यू कर चुका हो तो. थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है 18 मंथ वेयर द स्टाफ इज सफरिंग फ्रॉम TB. अगर किसी स्टाफ को ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कैंसर और कोई और मेंटल इलनेस हो तो उस केस में 18 महीने की EOL ली जा सकती है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है EOL में ऑल्सो बी ग्रांटेड टू रेगुलराइज द पीरियड ऑफ एब्सेंस विदाउट लीव रिट्रोस्पेक्टिवली. मतलब कई बार क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई विदाउट लीव, जिसके पास ग्रांटेड लीव नहीं है, फिर भी वो एब्सेंट रहता है, तो उस टाइम को रेगुलराइज करने के लिए भी EOL उस टाइम के लिए ग्रांट की जा सकती है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड पर्पस फॉर विच द पीरियड ऑफ लीव इज टू बी अवेल्ड ऑफ EOL without pay and allowances will be granted only after the completion of qualifying minimum service of 5 years at this institute. It may be availed of for any one of the following purposes. इसका मतलब क्या हुआ कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड पर्पस फॉर विच पीरियड, मतलब किस पीरियड के दौरान एम्प्लॉई ने
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेनी है तो उस पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, उस पीरियड में उसने जो छुट्टी लेनी है उसका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर वो एम्प्लॉय 5 साल की सर्विस पूरी कर चुका हो तो वो नीचे लिखे हुए पर्पसेस के कारण छुट्टी ले सकता है। तो वो पर्पस कौन से है? नंबर 1 है EOL फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट, कि कहीं और जगह पे रेगुलर अपॉइंटमेंट पे जाना हो तो वहाँ पे EOL ली जा सकती है। ऑप्शन बी है EOL अलॉन्ग विद और विदाउट लीव एट क्रेडिट फॉर केयरिंग आउट द रिसर्च एट हायर लेवल, किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में खोज करने के लिए भी EOL ली जा सकती है। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉय के पास ऑलरेडी उसकी खुद की लीव्स बची हैं उसमें EOL को प्लस करके वो एम्प्लॉय अपनी लीव ले सकता है। और अगला ऑप्शन है EOL विद और विदाउट लीव एट क्रेडिट फॉर पर्पज ऑफ अवेलिंग ऑफ रिसर्च फेलोशिप, कि कोई कैंडिडेट रिसर्च फेलोशिप को प्राप्त करने के लिए भी अगर उसके पास खुद की छुट्टियां नहीं है तो फिर भी वो अपनी EOL ले सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है EOL ग्रांटेड टू द स्टाफ मेंबर फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म असाइनमेंट्स इन इंडिया और अब्रॉड मे बी रेगुलेटेड ऑन फॉरेन सर्विस टर्म्स फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट एंड टर्मिनल बेनिफिट्स, कि जॉब का जो पीरियड होता है उसके ख़त्म होने पे जो बेनिफिट होते हैं उसको अवेल करने के लिए और जो सालाना इंक्रीमेंट होते हैं उसके लिए फॉरेन सर्विस टर्म्स के ऊपर EOL दी जा सकती है। ओके, पेंशन एंड लीव सैलरी कॉन्ट्रीब्यूशन एज पर द रूल शैल बी पेड ईदर बाय द एम्प्लॉयर और बाय द स्टाफ मेंबर्स कंसर्न टू National Institute of Technology during the period of foreign service. These contribution will entitle the services. These contribution will entitle the staff member to count his period of foreign service towards pension, annual increment and earned leaves. इसका क्या मतलब हुआ कि जो एम्प्लॉय EOL लेकर जाता है उसको EOL के पीरियड के दौरान जो कंट्रीब्यूशन मिलनी है, जो सैलरी मिलनी है, जब कोई पेंशन मिलनी है तो वो एम्प्लॉयर की तरफ से एज पर द फॉरेन जो टर्म का बताया मैंने आपको, फॉरेन सर्विस टर्म जो होती हैं उसके बेसिस पे उसको वो सारा पैसा मिलता है। ओके, सो उसके बाद हमारा आता है सच पीरियड ऑफ EOL विल नॉट काउंट टुवर्ड्स कॉन्टीन्यूटी ऑफ सर्विस फॉर सैबेटिकल लीव एलिजिबिलिटी। अगर कोई एम्प्लॉय सिर्फ आराम करने के लिए छुट्टी लेता है तो उस टर्म के लिए ये अप्लाई नहीं होता, सैबेटिकल लीव्स के लिए वो उसको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। फॉर द स्टाफ मेंबर्स हु डू नॉट विश टू यूटिलाइज फॉरेन सर्विस टर्म, कोई भी वो स्टाफ मेंबर जो फॉरेन सर्विस टर्म को यूज़ नहीं करना चाहता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मे बी ग्रांटेड अंडर द एग्जिस्टिंग रूल, तो उसको जो एग्जिस्टिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल सकती है। एंड दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर काउंटिंग ऑफ सर्विस एंड विल नॉट अर्न लीव फॉर दैट पीरियड, मतलब ये जो एम्प्लॉय होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर द काउंटिंग ऑफ सर्विस, मतलब वो सर्विस की जो मतलब EOL का टाइम है उसका सर्विस में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, ना ही उनको कोई अर्न लीव मिलेगी इस टाइम के दौरान। एंड विल ऑल्सो नॉट बी एलिजिबल फॉर द नोशनल इंक्रीमेंट, तो उनको इंक्रीमेंट भी उस टाइम के लिए नहीं मिलेगा जो फॉरेन सर्विस टर्म को यूज़ नहीं करना चाहता। The period of EOL availed for the purpose of prosecuting higher studies leading to award of degree or for the purpose of research fellowship will count for annual increment, मतलब जो EOL हायर स्टडीज़ को प्रोसिक्यूट करने के लिए ली गई हो या उस टाइम के दौरान उस एम्प्लॉय को कोई अवार्ड ऑफ डिग्री मिलना हो तो उस टाइम को आपको जो है मतलब इंक्रीमेंट के लिए माना जाता है। और क्वालिफाइंग सर्विस फॉर टर्मिनल बेनिफिट्स, मतलब टर्मिनल बेनिफिट्स के लिए भी क्वालिफाई किया जाता है अगर EOL हायर स्टडी के लिए या किसी अवार्ड फंक्शन के लिए ली गई हो। EOL अवेल्ड ऑफ फॉर ऑल अदर पर्पस विल नॉट बी काउंटेड, अगर किसी और पर्पस के कारण EOL ली गई हो तो वहाँ पे उसका कोई टर्मिनल बेनिफिट में या एनुअल इंक्रीमेंट में बेनिफिट नहीं होता जब तक वो फॉरेन सर्विस टर्म को यूज़ ना किया गया हो एम्प्लॉय के द्वारा।
अब बात करते हैं, अ स्टाफ मेंबर विल बी एलिजिबल टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ अ मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ EL विदाउट पे एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ हिज सर्विस एट दिस इंस्टीट्यूट। मतलब इस इंस्टीट्यूट में काम करने वाले एम्प्लॉय को पूरी सर्विस के दौरान 5 साल से ज़्यादा EOL नहीं मिल सकती। नेक्स्ट नंबर आता है, फॉर ऑल पर्पज अदर देन प्रोसिक्यूटिंग हायर स्टडी। हायर स्टडी को छोड़कर या फिर अवार्ड ऑफ अ डिग्री को छोड़कर अगर किसी और उद्देश्य के लिए छुट्टी लेनी हो तो यहाँ पे क्या है कि 5 साल की सर्विस में 1 साल की OL मिल सकती है। अगर 5 साल सर्विस है तो 1 साल की जो EOL मिलेगी। अगर पूरी फुल सर्विस की बात करें तो वहाँ पे मैंने बताया आपको कि वहाँ पे 5 ईयर्स की EOL मिल सकती है। ओके, अगर किसी स्टाफ मेंबर ने पहले ही ज्वाइन किया हो किसी NIT को, इफ़ अ स्टाफ मेंबर हैज़ ज्वाइंड NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आफ्टर प्रीवियस सर्विस एट अदर NIT, मतलब पहले भी सर्विस कर चुका हो किसी और NIT में, तो उस एम्प्लॉय को 2 साल का एडेड एडवांटेज और मिल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 2 ईयर कैन बी एडेड टूवर्ड्स क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग आउट ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर लॉन्ग लीव। मतलब लॉन्ग लीव के लिए उसको 2 साल की और जो है एडिशनल छुट्टी मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑन एनी सिंगल ओकेजन अ स्टाफ मेंबर कैन अवेल हिमसेल्फ ऑफ EOL फॉर मैक्सिमम 2 ईयर्स और द एलिजिबल पीरियड एज पर द 1:5 नॉर्म्स। मतलब 5 साल में 1 साल की छुट्टी, जो दोनों में से कोई भी कम हो, या तो 5 साल में 1 साल की छुट्टी मिलेगी या फिर मैक्सिमम 2 साल की छुट्टी मिलेगी। ओके, These must be minimum interval of there must be minimum interval of 3 years between 2 consecutive period of long leave। मतलब 2 बार लंबी छुट्टी लेने के बीच में 3 साल का अंतराल ये होना चाहिए एज पर द रूल्स। ओके, हुज ड्यूरेशन एक्सीड 6 मंथ इंक्लूडिंग सैबैटिकल लीव। अगर 6 महीने से ज़्यादा छुट्टी लेनी हो तो 6 महीने की छुट्टी अगर आप एक बार ले चुके हैं तो अगली बार फिर आपको 6 या 6 से ज़्यादा महीने की छुट्टी चाहिए, तो बीच में 3 साल का गैप होना जरूरी है, अदरवाइज आपको 6 महीने से कम छुट्टी लेनी पड़ेगी। द एलिजिबल पीरियड ऑफ EOL कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला है, सबसे पहले टोटल पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आपने टोटल कितने साल सर्विस की है उसको ज्वाइनिंग से लेकर, तो उसको मानेंगे N ईयर्स। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको पॉइंट। टोटल पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कितने आपने साल सर्विस की है उसको मानेंगे N ईयर्स। टोटल पीरियड ऑफ स्पेशल लीव एंड सैबैटिकल लीव ऑलरेडी जो आप ले चुके हैं उसको मानेंगे A ईयर्स। फिर आता है टोटल पीरियड ऑफ EOL अवेल्ड ऑफ अदर देन फॉर हायर स्टडी एंड ऑन मेडिकल ग्राउंड। तो ये छुट्टियां आपने कितनी ली हैं मेडिकल ग्राउंड को छोड़कर या फिर हायर स्टडी को छोड़कर किसी और उद्देश्य के लिए छुट्टियां ली हैं, तो उसको मानेंगे B ईयर्स। फिर है, अगर आपने EOL ली है हायर स्टडी के लिए उसको मानेंगे C ईयर। तो इसके बेसिस पे एक फार्मूला क्रिएट होता है, ये फार्मूला है N-7A - 6B - C। ओके, तो N के साथ मल्टीप्लाई करना है 7A - 6B - C को डिवाइड बाय करना है 5। ठीक है, तो ये जितना भी आएगा अगर वो 5 साल से कम है या फिर 5 साल से ज़्यादा है तो डिपेंड करता है कि अगर 5 साल से कम है तो जितना कम है उतनी छुट्टियां मिलेगी। ठीक है, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो आपको 5 साल की ही छुट्टियां मिल सकती हैं, 5 से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती। तो दोनों में से कोई भी लेस होगा वही माना जाएगा। सो नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे है, व्हेन एवर सीनियर फैकल्टी प्रोफेसर ऑफ द इंस्टीट्यूट गो ऑन डेपुटेशन। जब कोई सीनियर एम्प्लॉय डेपुटेशन पे जाता है टू द हायर पोजिशन, किसी और ऊंची पोजीशन पे, किसी और ऊंची पोस्ट पे, इन एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, he she can allowed for a maximum of 5 years and in all other cases they should not be allowed for more than 2 years at stretch। तो वहाँ पे भी 5 साल की ही छुट्टी मिलती है अगर कोई एम्प्लॉय किसी और ऊंची पोस्ट पे ज्वाइन करने जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट term in service ranging from 3 to 5 years depending upon the nature of the initial contract, they should join back the institute। दोबारा उसको इसी इंस्टीट्यूट में वापस आके ज्वाइन करना पड़ेगा। In case they get a second term of their contract, they should be willing to resign or retire from the service of the institute before taking up the second term। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी हायर पोजीशन के ऊपर दोबारा से सेकंड टर्म के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो वो पहले इस इंस्टीट्यूट से अपना रिज़ाइन करके जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है द फैकल्टी रिक्वेस्ट ऑन EOL फॉर टेकिंग अप द असाइनमेंट विद इन इंडिया और अब्रॉड विल बी कंसिडर्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। नंबर 1 है एन इंटरनल कमेटी विल बी फॉर्म्ड बाय द डायरेक्टर। डायरेक्टर के द्वारा एक इंटरनल कमेटी बनाई जाएगी टू लुक इनटू द EOL रिक्वेस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर। फैकल्टी मेंबर की EOL रिक्वेस्ट को देखने के लिए, उसको जांचने के लिए इंटरनल कमेटी जो है वो बनाई जाती है, वो फैसला लेती है कि किस एम्प्लॉय को EOL कितनी दी जा सकती है। द कमेटी विल टेक इनटू अकाउंट दैट एनी टाइम ओनली वन फैकल्टी मेंबर पर डिपार्टमेंट कुड बी स्प्रेड ऑन कुड बी स्पेड ऑन बोलना था यहाँ पे। फैकल्टी मेंबर पर डिपार्टमेंट कुड बी स्पेड ऑन लॉन्ग लीव, मतलब एक डिपार्टमेंट से एक ही एम्प्लॉई ज़्यादा छुट्टी पे, लंबी छुट्टी पे जा सकता है। सो दैट द टीचिंग एक्टिविटी वुड नॉट बी अफेक्ट, ताकि कोई भी टीचिंग एक्टिविटी के ऊपर नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। फैकल्टी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर वाइस चांसलर टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वुड नॉट बी काउंटेड फॉर सेड अपर लिमिट ऑफ एनी फैकल्टी पर डिपार्टमेंट। अगर कोई डायरेक्टर है, कोई वाइस चांसलर है, तो उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। लॉन्ग लीव शैल बी सैंक्शनड ओनली फॉर अपॉइंटमेंट टू इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपेरेबल टू NIT। मतलब लॉन्ग लीव तभी मिलेगी जब किसी इंस्टीट्यूशन की तुलना NIT के बराबर की हो, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बराबर का हो। ओके, इट इज़ एसेंशियल टू इंश्योर दैट द फैकल्टी मेंबर एड टू वैल्यू टू NIT अपॉन देयर रिटर्न फ्रॉम सच अपॉइंटमेंट। द डायरेक्टर शैल बी एम्पावर्ड टू टेक अ फाइनल डिसीजन इन दिस मैटर। तो मतलब किसी भी मैटर में जो फाइनल डिसीजन होगा वो डायरेक्टर का होगा, PGI के। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एंड रूल्स एसोसिएटेड विद इट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप 9876371788 पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।